हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी प्रिया सिंह और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट इसमें पूरा चैप्टर ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूटिलिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यानी कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का एडवांटेजेस। सबसे पहला पॉइंट है अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव, यानी कि जो ये डायग्राम वाला फिगर होता है, डायग्राम में जो भी चीज़ें दिखाई रहती हैं, डाटा को प्रेजेंट किया रहता है, वो सारी चीज़ें डायग्राम्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव होती है। कोई भी कॉमन इंसान उसे अटेंशन ज़रूर देगा। तो सेकेंड पॉइंट है ईजी टू रिमेंबर, और इस तरीके से जो डायग्राम में प्रेजेंट रहती हैं डाटा, तो हम लोग उसको ईजिली रिमेंबर कर सकते हैं, ईजिली याद कर सकते हैं। तीसरा सिंप्लीफाइज डाटा, यानी कि वो जो कॉम्प्लेक्स डाटा होती है उसको वो सिंप्लीफाइड कर देता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको दिखा रिप्रेजेंट करता है ताकि वो कोई भी इंसान आसानी से समझ सके। और फोर्थ पॉइंट है सेव्स टाइम। ये हमारा टाइम भी सेव करता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मास डाटा को सिंप्लीफाइड मैनर में रिप्रेजेंट करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी से हम लोग उसे समझ सकते हैं। और तो और अगर कोई भी डाटा टेबलर फॉर्म में दिया रहता है, टेबल के फॉर्म में दिया रहता है, तो हम लोग को उसे समझने में थोड़ा ज़्यादा लंबा समय लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है उसे समझने के लिए। बट ये जो डायग्राम में प्रेजेंट किया रहता है वो हम लोग ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है डायग्राम आर यूज़फुल इन मेकिंग कंपैरिजंस। हम लोग बहुत ही ज़्यादा इजीली कंपेयर कर सकते हैं दो सेट ऑफ डाटा को, और डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करते हुए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी जगह की पॉपुलेशन को ले रहे हैं, दो कंट्रीज़ की पॉपुलेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो हम लोग डायग्राम के फॉर्म में बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं। और सिक्स्थ पॉइंट है यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी कि ये हर जगह हर प्लेस पे किसी भी टाइम हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक को, और ये टेक्निक हर सब्जेक्ट हर फील्ड में एप्लीकेबल है, यानी कि हम लोग इसे हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है वो है डायग्राम गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन। डायग्राम सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स डाटा की नहीं बताता है, बल्कि वो हमें और भी कुछ हिडन फैक्ट्स और रिलेशन बताता है, जो कि एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग के लिए कंपेयर करना या फाइंड करना बहुत टफ है। तो हम लोग डायग्राम के फॉर्म में उसे इजीली पता कर सकते हैं, वो हिडन फैक्ट्स को और वो हिडन रिलेशनशिप्स को एक्सेट्रा को। तो ये थी हमारी एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, सॉरी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल गाइडलाइंस फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यानी कि हम लोग किस तरीके से हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए एक डायग्राम को, उसके क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या डायरेक्शंस हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अप्रोप्रिएट टाइटल, यानी कि जो हमारा टाइटल होना चाहिए, जो हेडिंग होना चाहिए उस क्वेश्चन का, वो एकदम सुटेबल होना चाहिए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग को पॉपुलेशन के बारे में डायग्राम बनाना है लेकिन हम लोग उसका हेडिंग लिख देंगे किसी सब्जेक्ट के मार्क्स से रिलेटेड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए, यानी कि अगर किसी कंट्री के पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन तो हमें पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री करके ही लिखना है, तो उस पर एप्रोप्रिएट टाइटल हम लोग को लिखना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है साइज़, यानी कि जो हमारे डायग्राम का साइज़ होना चाहिए वो डिपेंड करता है क्वांटम ऑफ द डाटा की। जो भी मतलब हम लोग का जो भी दिया रहता है डाटा, उसके ऊपर बेस्ड करता है उस डायग्राम का साइज़। बट एक पॉइंट ऐसा है जो हमें रिमेंबर करने की ज़रूरत है, वो ये है कि जो डायग्राम का साइज़ होना चाहिए वो जितना हमारे पास स्पेस है उसके हिसाब से ही हम लोग को लेना है डायग्राम का साइज़। और डायग्राम का साइज़ ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है प्रोपोर्शन बिटवीन विड्थ एंड हाइट, यानी कि एक प्रॉपर प्रोपोर्शन हाइट और विड्थ के बीच में होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में प्रॉपर प्रोपोर्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये दोनों में से कोई सा भी अगर बहुत छोटा या बहुत बड़ा हो गया तो फिर ये अच्छा नहीं दिखता है, बैड लुक देता है और उतना अट्रैक्टिव भी नहीं दिखता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एक्स और वाई एक्सिस को लगभग बराबर ही बनाएं ताकि वो अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव लगे। और जो फोर्थ पॉइंट है हम लोग का वो है स्केल। स्केल हम लोग का हमेशा नीट एंड क्लियर मेंशन होना चाहिए, और हमें ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग कोई इवन नंबर ही लें और या तो फिर इवन नंबर का ही मल्टीपल्स लें। और हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग ऑड वैल्यूज़ को, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 एक्सेट्रा को अवॉइड कर सकें, यानी कि उन सब की वैल्यूज़ ना लें, क्योंकि ऐसी डायग्राम को बनाने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है। और स्केल वो होता है जैसे कि हम लोग 1 सेंटीमीटर में कितनी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, यानी कि कितने अगर लोगों की पॉपुलेशन पे बेस्ड है तो कितने लोगों को पुट कर रहे हैं, या कुछ मनी से रिलेटेड है तो कितना मनी 1 सेंटीमीटर में हम लोग पुट कर रहे हैं। तो वो हमारा स्केल होता है, वो मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हेडिंग के नीचे।
अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है इंडेक्स। इंडेक्स यानी कि अगर हम लोग किसी सिंगल डायग्राम में ही बहुत सारे आइटम्स को शो कर रहे हैं, तो कोई भी इंसान, अगर कॉमन इंसान देखेगा, तो अगर बहुत सारे हम लोग डायग्राम को, बहुत सारी वैल्यूज़ को, बहुत सारी आइटम्स को शो कर रहे हैं, तो अगर वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पे होगी, तो वो कोई भी इंसान बहुत आसानी से समझ जाएगा कि हाँ इस कलर में है, तो ये शो कर रहा है बोल के। तो इसलिए इंडेक्स डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बॉक्स में जिस कलर, जो जो कलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कलर को मेंशन करना, और वो कलर क्या इंडिकेट कर रहा है वो भी मेंशन करना। तो इंडेक्स डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, यानी कि किसी भी डायग्राम को हमें इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए ताकि कोई भी इंसान अगर देखे तो उसकी नज़र डायरेक्ट उस डायग्राम पर जाए और उसे वो देखने का मन करे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नीट और क्लीन तरीके से हम लोग को बनाना पड़ेगा डायग्राम को, ताकि वो अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव लगे। अब जो सेवेंथ पॉइंट है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी कि डायग्राम जो भी हम लोग बनाएंगे वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उसकी जो स्केल्स की मेजरमेंट होनी चाहिए वो भी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, हमारा डायग्राम एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब देखने वाले को लगे कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम है। तो एक्यूरेसी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एट्थ पॉइंट है वो है सिंप्लिसिटी, यानी कि डायग्राम जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना ज़्यादा हमें सिंपल ही बनाना चाहिए, ताकि कॉमन इंसान अगर देखे तो उसे आराम से समझ में भी आ जाए और ऐसा लगे कि हाँ कितना साफ़ सुथरा बनाया गया है, और उसे क्लियरली और इजीली समझ में भी आ जाए कि इस डायग्राम में क्या बताया गया है। जो नाइन्थ पॉइंट है, यानी कि जो लास्ट पॉइंट है, वो है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर डायग्राम। यानी कि अगर कोई भी डाटा हम लोग को गिवन है, तो ये हमारा काम है कि हम सेलेक्ट करें कि कौन सा डायग्राम इस पर सूट करेगा, कौन सा डायग्राम हमें इसमें बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के डायग्राम्स होते हैं। तो हमें उन सभी डायग्राम्स में से किसी एक डायग्राम को चूज़ करना पड़ता है एक क्वेश्चन पे बनाने के लिए। पढ़ते हैं कि कितने टाइप ऑफ डायग्राम्स होते हैं। तो हम लोग के में अभी तो फ़िलहाल 4 टाइप्स के डायग्राम्स हैं। पहला है 1 डायमेंशनल डायग्राम, दूसरा है 2 डायमेंशनल डायग्राम, तीसरा है 3 डायमेंशनल डायग्राम, और फोर्थ है पिक्टोग्राम्स एंड कार्टोग्राम्स। हमारे कोर्स के हिसाब से हमें 11th में सिर्फ 1 डायमेंशनल डायग्राम्स ही पढ़ना रहता है। 1 डायमेंशनल डायग्राम्स को हम लोग बार डायग्राम्स भी कहते हैं, और हम लोग को पाई डायग्राम्स भी पढ़ना रहता है। मतलब जो 1 डायमेंशनल डायग्राम होता है उसे हम लोग बार डायग्राम भी कहते हैं, और उसके साथ साथ हमें पाई डायग्राम अलग से पढ़ना पड़ता है। तो जो पाई डायग्राम है और वो जो 1 डायमेंशनल डायग्राम है, ये दोनों को मिला करके, आई मीन ये दोनों ही ज्योमेट्रिक डायग्राम के अंदर आते हैं। तो इसमें ये मेंशन नहीं किया गया है स्क्रीन पे, बट आप लोग लिख लीजिएगा कि 1 डायमेंशनल डायग्राम को ही बार डायग्राम भी कहते हैं, और पाई डायग्राम और बार डायग्राम दोनों ही ज्योमेट्रिक डायग्राम्स होते हैं। तो चलिए अब हम लोग ये पता करते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स होते हैं। कितने टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स यानी कि कितने टाइप्स ऑफ 1 डायमेंशनल डायग्राम्स होते हैं। तो टोटल ये 6 टाइप्स के होते हैं। पहला है सिंपल बार डायग्राम, दूसरा है मल्टीपल बार डायग्राम, तीसरा है डिविएशन बार डायग्राम, चौथा है परसेंटेज बार डायग्राम, और पांचवा है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब जो हम लोग का पहला पॉइंट है सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल को प्रेजेंट करता है अपनी डाटा में, यानी कि इस डायग्राम में हम लोग सिर्फ एक ही टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम बनाते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो है मल्टीपल बार डायग्राम। अब जो मल्टीपल बार डायग्राम होता है उसमें हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा डाटा को ले सकते हैं जो कि आपस में रिलेटेड हों, यानी कि बहुत ज़्यादा अलग अलग डाटास को हम लोग नहीं ले सकते हैं इसमें। जो आपस में रिलेटेड डाटा हों उन्हीं को बस अब हम लोग ले सकते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो है डिविएशन बार डायग्राम, यानी कि डिविएशन बार डायग्राम वहाँ यूज़ होता है जहाँ बस हम लोग का प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। जैसे कि ज़्यादातर तो ये बिज़नेस टाइप के ही बार ग्राफ्स के लिए काम करेगा, क्योंकि उसी में ज़्यादातर प्रॉफिट और लॉसेस का हम लोग को रहता है डर। तो उसी में डिविएशन बार डायग्राम ज़्यादातर प्रॉफिट और लॉसेस जहाँ पास कम या ज़्यादा कभी भी हो सकती है, नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है, पॉजिटिव मार्किंग भी हो सकता है, तो डिविएशन बार डायग्राम वहाँ यूज़ किया जाता है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि डिविएशन बार डायग्राम नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, नेट एक्सपोर्ट या नेट इम्पोर्ट ये सब चीज़ों से रिलेटेड रहता है। अब जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है वो है परसेंटेज बार डायग्राम। ये जो है एक तरीके से सब डिवाइडेड बार डायग्राम की तरह ही होता है, पर इसमें क्या करते हैं हम लोग परसेंटेजेस को टोटल करते हैं सभी कंपोनेंट्स का। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि परसेंटेज बार डायग्राम बनाया कैसे जाता है, बट उसके आगे का पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं।
उसके बाद आता है हमारा 5th पॉइंट, वो है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसमें क्या होता है, हर एक बार में बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। ये मैं आगे आप लोग को इसका डायग्राम भी दिखाऊंगी और किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये भी बताऊंगी। सो प्लीज़ वेट। और इसमें स्क्रीन में एक और पॉइंट है जो 6th और लास्ट पॉइंट है, वो छूट गया है, तो प्लीज़ आप लोग उसे भी नोट कर लीजिए। वो है ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। तो ब्रोकन स्केल बार डायग्राम क्या होता है, उसमें अगर हम लोग बहुत सारा नंबर्स को मेंशन किए हैं, बहुत सारे अगर प्राइस लिखा है किसी ड्रेसेस का, तो उनमें से अगर कोई एक ड्रेस का प्राइस बाकी सारे ड्रेसेस के प्राइस से कुछ ज़्यादा ही अलग है, यानी कि बाकी सारे ड्रेसेस अगर 100, 200, 500, 600 में आ रहे हैं, तो वो जो एक ड्रेस रहेगा उस एक ड्रेस का प्राइस 3000 या 4000 रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग के लिए डायग्राम बनाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इन सभी जगहों पे ब्रोकन स्केल बार डायग्राम का यूज़ करते हैं। तो अब मैं आप लोग को शो करूँगी कि ये जो हमने 6 बार डायग्राम्स पढ़े हैं, उसको हम लोग को किस तरीके से डायग्राम में प्रेजेंट करने हैं और किस टाइप से हम लोग उसका डायग्राम बनाना है। तो चलिए अब हम लोग फिर से आ जाते हैं सबसे पहले वाले बार डायग्राम में, जो कि है सिंपल बार डायग्राम। ये सिंपल बार डायग्राम का एक एग्जांपल मैं आप लोग को स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। इसमें क्या है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके ग्रेड्स दिया गया है। तो ग्रेड है ABCD। ग्रेड्स आप सब लोग जानते हैं ABCD होता है। और स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स ने लाया है A ग्रेड, 12 स्टूडेंट्स ने लाया है B ग्रेड और 10 स्टूडेंट ने लाया है C ग्रेड्स और 2 स्टूडेंट्स ने लाया है D ग्रेड। अब हमें इसको डायग्राम के फॉर्म में शो करना है, तो हम लोग इसका बार डायग्राम बनाएंगे। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वैरायटी, एक ही वेरिएबल को शो कर रहे हैं, तो हम लोग को ये तुरंत पता चल जाएगा कि हम लोग को इसमें सिंपल बार डायग्राम बनाना है। अब इसमें हम लोग को सिंपल बार डायग्राम बनाना है, तो हम लोग जो वाई एक्सिस है वहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट्स, और जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर हम लोग लिख देंगे जो भी हैं ग्रेड्स। तो ग्रेड्स क्योंकि फिक्स होते हैं, तो ग्रेड्स हम लोग ABCD नीचे लिख देंगे। उसके बाद वाई एक्सिस में हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट्स। अब इसमें स्टूडेंट्स को शो किया है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, यानी कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में 5 स्टूडेंट को लिया गया है। अब इस तरीके से हम लोग इसमें बार डायग्राम बना लेंगे। ये तो हम लोगों ने बहुत लास्ट ईयर्स भी सीखे थे, बहुत पहले सीखे थे, तो ये आप सब लोग से बन जाएगा, आई जस्ट होप। अब हम लोग का जो दूसरा बार डायग्राम जो अभी स्क्रीन पे आपको शो कर रही हूँ मैं, वो है मल्टीपल बार डायग्राम का एग्जांपल। तो मल्टीपल बार डायग्राम का एग्जांपल है, इसमें क्या है, डिफरेंट ईयर्स दिए हैं 2016, 2017, 2018, 2019, और इसमें करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट दिए हैं करोड़ में। तो अब इसमें हम लोग मल्टीपल बार डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स दिया है, 3 आइटम्स के बारे में दिया है, 3 तरह के डिपॉजिट्स के बारे में बताया है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में, इसलिए हम लोग इसमें मल्टीपल बार डायग्राम यूज़ करेंगे। तो हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, वाई एक्सिस में हम लोग लिख लेंगे अमाउंट डिपॉजिट हुआ है वो, और जो हम लोग का एक्स एक्सिस में हम लोग लिख लेंगे ईयर्स। तो हम लोग अमाउंट डिपॉजिट साइड में जितने रुपीज़ हैं वो लिख लेंगे, और फिर एक्स एक्सिस में हम लोग सारे ईयर्स लिख लेंगे 2016, 17, 18 एंड 19। और उसके बाद हम लोग जो इंडेक्स था, जैसे मैं आप लोग को बोल रही थी इंडेक्स बनाने के लिए, तो वो साइड में इंडेक्स दिया हुआ है, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट, कौन कौन सा कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कौन सा कलर इंडिकेट कर रहा है, वो भी वहाँ पास दिया हुआ है। जो हमारा सब टाइटल है वो यहाँ पास दिया हुआ है, डिपॉजिट्स इन द बैंक। हमारा स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 करोड़। इसमें 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 10 करोड़ के बराबर है। तो हम लोग की 2016 में जिस डिपॉजिट में जितना जितना डिपॉजिट हुआ है, जितना जितना करोड़, उस तरीके से हम लोग इसमें डायग्राम बना लिए हैं। जैसे कि 2016 में था करंट डिपॉजिट 56, तो करंट डिपॉजिट डार्क ब्लू से शो हो रहा है, तो डार्क ब्लू को हम लोगों ने 56 पे ला लिया है। वैसे ही करके सारे कलर्स को हमने शो किया है और मेंशन किया है। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन का बार डायग्राम बना करके ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ूँगी और मैं आप लोग को ज़रूर रिप्लाई दूँगी। अगर आप लोग को जो भी टॉपिक जिस भी तरीके से समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई यू ऑल गाइज, एंड आई जस्ट होप कि आप लोग को अभी तक सब कुछ समझ आ रहा है। अगर आप लोग को कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं उस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, और आई जस्ट होप कि उसके बाद आप लोग को वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का सब डिवाइडेड बार डायग्राम का है। इसमें हम लोग को ईयर्स दिया है और आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ये सभी सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है और इन सब का टोटल भी दिया हुआ है कि कौन से ईयर में कुल मिलाकर के आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ऐड करके कितने बच्चे हैं। तो इसका हम लोग को बार डायग्राम बनाना है। अब हमें दिख रहा है कि इसमें हमें 3 सब्जेक्ट्स का टोटल भी दिया हुआ है और हमें ये पता लगा, हम लोग को इसका सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाने को बोला गया है, तो हम लोग इसका सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाएंगे। तो हम लोग सब वाई एक्सिस में लिख लेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और एक्स एक्सिस में लिख लेंगे ईयर्स। ईयर्स में हम लोग के 3 ही साल दिए हुए हैं, 2017, 2018, 2019। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें किस तरीके से पुट करना है। जो हम लोग का टोटल जैसे कि दिया हुआ है उसमें सबसे हाईएस्ट है 1600, तो हम लोग उसके हिसाब से लेंगे। तो हम लोग 250 को ऐड करते हुए टोटल 1750 तक ले जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग इंडेक्स ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि कौन सा कलर कौन से सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। 2017 में हम लोग का ये जो है आर्ट सब्जेक्ट है वो 540 स्टूडेंट्स थे आर्ट सब्जेक्ट में 2017 में। तो 2017 में हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे 540 स्टूडेंट्स। उसके बाद उसी के ऊपर हम लोग को अब कॉमर्स में उस ईयर कितने बच्चे थे ये मेंशन करना है। तो कॉमर्स में हमारे थे 325। तो अब आप लोग सोच रहे होगे कि हम लोगों ने 540 तक बना दिया, अब उसके ऊपर हम लोग को 325 बनाना है। तो अब 325 को करना थोड़ा सा टिपिकल है, तो उसके लिए मैं आप लोग को एक अच्छा सा ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि देख लीजिए, अब हम लोग को इसका तीनों सब्जेक्ट्स का टोटल करके दिया हुआ है कि 1115 स्टूडेंट्स थे 2017 में। तो हम लोग क्या करेंगे, 1115 स्टूडेंट्स को सबसे पहले उतना तक का बार ग्राफ को बना लेंगे। उसके बाद हम लोग का जो सबसे पहला आर्ट सब्जेक्ट्स था उसमें 540 स्टूडेंट्स थे, तो 540 स्टूडेंट्स को भी मेंशन कर लेंगे। उसके बाद 540 प्लस 325 हम लोग करेंगे तो फिर आ जाएगा हम लोग का 865। तो हम लोग 865 तक का जो है बार को बना लेंगे। तो फिर 865 तक का बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग का तीनों का बन जाएगा अपने आप ही। 540 के बाद 325 हो जाएगा और 325 के बाद हमारा जो टोटल था 1115 तक हो जाएगा। तो अब हम लोग इसी तरीके से बाकी के 2 ईयर्स का भी बना लेंगे, 2018 और 2019 का। 2018 में भी सबसे पहले हम लोग बना लेंगे उसका टोटल 1335 तक का बार डायग्राम। फिर उसके अंदर हम लोग सबसे पहला जो आर्ट सब्जेक्ट है उसका 650 है, तो 650 तक का बना लेंगे। फिर 650 प्लस 410 को ऐड करेंगे तो 1060 आएगा, तो 1060 तक को बना लेंगे। फिर 1060 और 1335 के बीच में 275 ही होगा, तो अपना साइंस वाला अपने आप ही निकल जाएगा। अब उसी तरीके से हम लोग 2019 का भी बना लेंगे। तो आई जस्ट होप कि ये वाला सब डिवाइडेड बार डायग्राम भी आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बार डायग्राम की तरफ चलते हैं। अब जो है हम लोग का नेक्स्ट जो बार डायग्राम है वो है परसेंटेज बार डायग्राम। अब परसेंटेज बार डायग्राम है यानी कि 100 ही परसेंट होता है, तो 100% होता है, इसलिए हमारी जो जितनी भी हम लोग बार बनाएंगे वो ऊपर से तो इक्वल ही होगा, लेकिन उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो सब में डिफरेंस हम लोग को दिखेगा, डिफरेंट परसेंटेज। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया, हम लोग को फैमिली ए की इनकम दी हुई है 40,000 और फैमिली बी की इनकम दी हुई है 50,000। अब दोनों के ही बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। तो सबसे पहला है फूड, दूसरा है क्लोथिंग, तीसरा है हाउस रेंट, तो चौथा है सेविंग्स। तो सबका जो डिफरेंट तरीके से सबको एक ही बराबर खाना थोड़ा ना खाते हैं। तो वही फैमिली ए वाले का जो फूड है वो लगभग वो लोग 25,000 का खा लेते हैं, और उसके बाद जो फैमिली बी वाले वो लोग 30,000 का खाना ही खा लेते हैं। उसके बाद जो क्लोथिंग है तो 8,000 का फैमिली ए वाले क्लोथ्स वगैरह ख़रीदते हैं और 10,000 का फैमिली बी वाले ख़रीदते हैं। हाउस रेंट देते हैं फैमिली ए वाले 5,000 और फैमिली बी वाले 6,000। और जो सेविंग्स है वो 2,000 है फैमिली ए की और फैमिली बी की है 4,000। अब इसके बाद हम लोग को इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग को इसमें टोटल दिया हुआ है हम लोग का 40,000 है फैमिली ए का, और उसके बाद एक एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है हम लोग को। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 25,000 अपॉन 40,000 इंटू 100 करेंगे, तो हम लोग को इसका परसेंटेज मिल जाएगा कि इस जो हमारी फैमिली ए की है उसकी फूड में कितने एक्सपेंसेस है, कितने परसेंट के एक्सपेंसेस है, वो हम लोग को मिल जाएगा। तो अगर हम लोग फैमिली ए का फूड को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 25,000 अपॉन 40,000
इंटू 100 करेंगे तो हमारा परसेंट निकलेगा 62.50%। अब इसी तरीके से हम लोग फैमिली बी का भी फूड का निकालेंगे, कितना परसेंट एक्सपेंडिचर है, तो उसका हम लोग करेंगे 30,000 ऊपर और नीचे लिख देंगे 30,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60% का एक्सपेंडिचर। फैमिली बी का एक्सपेंडिचर 60% है और फैमिली ए का एक्सपेंडिचर 62.50% है। इसी तरीके से हम लोग क्लोथिंग, हाउस रेंट और सेविंग्स भी निकाल लेंगे। उसके बाद जो इसका बार डायग्राम बनेगा वो एक ही बराबर बनेगा, क्योंकि हम लोग वाई एक्सेस में लिखेंगे परसेंटेज और एक्स एक्सेस में लिखेंगे फैमिली, कितनी फैमिलीज़ हैं, तो 2 फैमिलीज़ हैं, फैमिली ए एंड फैमिलीज़ बी। और फिर से इस डायग्राम और इस बार डायग्राम में भी हम लोग को इंडेक्स मेंशन करना पड़ेगा। डिफरेंट कलर्स डिफरेंट आइटम्स को, डिफरेंट एक्सपेंडिचर को इंडिकेट करेंगे। और इसी तरीके से हम लोग इसमें कितने परसेंट है, तो सबसे पहला फूड में फैमिली ए में 62.50% है, तो 62.50% को ड्रॉ कर लेंगे एक कलर से। फिर उसके बाद दूसरे कलर से फैमिली ए की दूसरी एक्सपेंडिचर जो थी वो 20% की थी, तो 60 + 20 तो 80% तक का ड्रॉ कर लेंगे। तो फिर उसके बाद 12.50% एक्सपेंडिचर था हाउस रेंट, तो 12.50% टीचर 80 में ऐड करके कर लेंगे, उसको भी मेंशन, तो टोटल 100 था हमारा परसेंटेज। तो इसी तरीके से हम लोग फैमिली बी का भी परसेंटेज एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे, उसके बाद परसेंटेज में ही उसको भी मेंशन कर देंगे कि कितना एक्सपेंडिचर कौन से टॉपिक पे, कौन से आइटम पे है उसका। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट बार डायग्राम। नेक्स्ट बार डायग्राम है ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। ब्रोकन स्केल बार डायग्राम में क्या है, यू कैन सी कि ईयर्स हैं 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। तो अब इस कंपनी में कितना इम्पोर्ट हुआ है वो भी दिया हुआ है इन थाउजेंड्स। तो अब हम लोग इसका बार डायग्राम बनाएंगे। तो बार डायग्राम बनाएंगे, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि जो 2015, 16, 18 और 19 का है उसमें जो है वैल्यूज़, इसमें जो इम्पोर्ट हुआ है वो लगभग बराबर हुआ है, लेकिन जो 2017 में है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्ट हुआ है। तो अब हम लोग इतना लंबा डायग्राम तो बनाने नहीं जाएंगे, बार डायग्राम बनाने नहीं जाएंगे, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्रोकन स्केल बार डायग्राम बनाएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी डाटा में अगर आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं और उसमें से कोई एक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बड़ा है जिसका हम लोग बार डायग्राम नहीं बना सकते, तो आप लोग समझिएगा कि उसमें हम लोग ब्रोकन स्केल बार डायग्राम बनाना है। अब इसमें क्या है, हम लोग वाई एक्सिस में इम्पोर्ट्स ले लेंगे और एक्स एक्सिस में ईयर्स लिख लेंगे। ईयर्स मेंशन करने के बाद हम लोग का 2015, 16, 18 और 19 का तो आराम से बन जाएगा। प्रॉब्लम होगा तो 2017 में, तो 2017 में जो हम लोगों ने इधर इम्पोर्ट्स मेंशन किया है 250 तक का, तो 250 तक का हम लोग 2017 में भी बार डायग्राम बनाएंगे। और उसके बाद एक छोटा सा गैप देने के बाद एक और छोटा सा क्यूब बना देंगे उसके ऊपर और लिख देंगे हम लोग उतना अमाउंट जितना अमाउंट है। हम लोग इसलिए बीच में गैप देंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, तो इतना बड़ा डायग्राम बनाने हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसे किया है। अब हम लोग चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, यानी कि नेक्स्ट बार डायग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बार डायग्राम है डिवीजन बार डायग्राम। अब स्क्रीन में आप लोग को डिवीजन बार डायग्राम का भी एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल दिख रहा होगा। इसमें क्या है, ईयर्स मेंशन किए हुए हैं 2014, 2015, 2016, 17, 18 और 19। और इस क्वेश्चन में हम लोग को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दिखाया जा रहा है एक कंपनी का पिछले 5 साल से। तो इसमें क्या हुआ है, आप लोग देख सकते हो 2017 तक तो सब नॉर्मल है, पॉजिटिव में है इन लोग के, मतलब प्रॉफिट में ही है। और उसके बाद 2018 और 2019 में है जो ये लॉस में जा रहे हैं। तो लॉस में गए हैं जितने अमाउंट से, जितने नंबर से, तो वो हम लोग को नेगेटिव में दिया हुआ है। अब जो हम लोग को नेगेटिव में दिया हुआ है तो हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सेस हम लोग बनाएंगे अपना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का, और उसके बाद एक्स एक्सेस में हम लोग बना देंगे ईयर्स का। हम लोग ईयर मेंशन करेंगे 2017 तक तो सब ठीक है, 2017 तक का तो नॉर्मल हम लोग बार डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद 2018 और 2019 का रहेगा, उसका हम लोग ईयर मेंशन कर लेंगे अप साइड। और जो नेगेटिव में है ये डायग्राम, तो इसमें नेगेटिव है यानी कि हम लोग का इसमें जो बार डायग्राम बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को जो डायग्राम है वो डाउनवर्ड बनाना है। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा कि डिवीजन बार डायग्राम कैसे बनता है। अब डिवीजन बार डायग्राम, ये हमारा लास्ट बार डायग्राम था। अब हमारा सारा बार डायग्राम कंप्लीट हो चुका है।
अब हम लोग का बस एक ही टॉपिक बचा, वो है पाई डायग्राम। अब हम लोग पाई डायग्राम को देख लेते हैं। देखिए, तो अब ये पाई डायग्राम का एक क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है और नंबर ऑफ व्हीकल्स दिए हुए हैं। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट प्राइवेट व्हीकल्स, टैक्सी, बसेस और ऑटो रिक्शास। और नंबर ऑफ व्हीकल्स 4200, 2000, बस का 1800, ऑटो रिक्शा का 2000, टैक्सी और ऑटो रिक्शा का दोनों का 2000 है। तब इसमें पहले तो हम लोग लिख लेंगे मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसके बाद नंबर ऑफ व्हीकल्स। अब हमें इसे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसे हम लोग को परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग को इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम ये सभी जो चारों वैल्यूज़ हैं वो चारों वैल्यूज़ का एडिशन कर लेंगे। एडिशन करने के बाद 10,000 आएगा, फिर 4,200, यानी कि एक व्हीकल का परसेंटेज निकालने के लिए तो पहले हम लोग प्राइवेट व्हीकल्स का निकालेंगे, तो 4,200 को डिवाइड कर देंगे 10,000 से, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा हमारा 42% सॉरी। और उसके बाद वैसे ही करके हम लोग टैक्सी का भी निकाल लेंगे, 2,000 अपॉन 10,000 इंटू 100, तो 20% आ जाएगा। फिर उसके बाद बस का भी 1,800 अपॉन 10,000 इंटू 100, 18% आ जाएगा। फिर ऑटो रिक्शास का 2,000 अपॉन 10,000 इंटू 100 इक्वल्स टू 20% आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का परसेंटेज वैल्यूज़ निकल आएंगे। हम लोग का नंबर ऑफ़ व्हीकल्स को अगर ऐड किया जाएगा तो 10,000 आ जाएगा, फिर परसेंटेज वैल्यूज़ को ऐड किया जाएगा तो 100% आना ही चाहिए। आप लोग एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा एग्ज़ाम में लिखने से पहले कि हमने जितने भी वैल्यूज़ निकाले हैं उन सबको ऐड करने के बाद 100% आ रहा है कि नहीं। अगर 100% नहीं है इसका मतलब आप लोगों ने ज़रूर किसी वैल्यू में कोई गड़बड़ी की है या कोई वैल्यू आप लोगों ने गलत सॉल्व किया है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये जो हम लोग परसेंटेज वैल्यूज़ निकाले हैं उसको हम लोग पाई डायग्राम में बना देंगे, शो करेंगे। पाई डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले डिवाइडर लेकर के हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा। उस सर्कल को बनाने के बाद प्रोटेक्टर की हेल्प से हम लोग एंगल्स नाप करके उतने उतने एंगल्स को हम लोग उसमें ड्रॉ कर देंगे। वैसे प्रोपोर्शनेट एंगल भी हम लोग को निकालना पड़ेगा ताकि हम लोग को पता चले कि वो जो पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री का है, यानी कि वो हमारा पूरा जो भी कौन सा जो पार्ट है, जैसे प्राइवेट व्हीकल्स है वो कितना प्रोपोर्शनेट एंगल ले रहा है, ये पता करने के लिए। क्योंकि एक सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है, तो उसका प्रोपोर्शनेट एंगल पता करने के लिए हम लोग को उसका वैल्यू पता करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट एंगल पता करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग का जितना परसेंट आया रहेगा उस परसेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 को। 3.6 को ही क्यों, क्योंकि हम लोग 360 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारा 3.6 आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, 42 को, यानी कि जो हमारी परसेंटेज वैल्यू है उस परसेंटेज वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 से, तो हमारा प्रोपोर्शनेट एंगल निकल जाएगा। और प्रोपोर्शनेट एंगल को भी आप लोग एक बार ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद वो 360 डिग्री आनी चाहिए। अगर 360 डिग्री नहीं आया इट मीन्स दैट प्रोपोर्शनेट एंगल हमारा सही नहीं निकला है। तो बस दैट्स इट। अब इतना ही था हमारा पाई डायग्राम। आई जस्ट होप कि आप लोग को पाई डायग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यानी कि लिमिटेशंस क्या क्या है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की। तो अब हम लोग ये भी देख लेते हैं, ये टॉपिक को भी। तो सबसे पहला लिमिटेशन हम लोग का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का ये है कि ये मिसयूज्ड ईजिली। पहला पॉइंट है मिसयूज्ड ईजिली, यानी कि ये ईजिली मिसयूज्ड हो सकता है। अगर हम लोगों ने डायग्रामेटिक प्रेजेंटिंग किया है तो अगर हम लोगों ने किसी जगह पे 420 लिखा है तो हो सकता है कोई इंसान अगर उसमें एक ज़ीरो ऐड कर देगा तो वो 420 की जगह पर हो जाएगा 4,200। तो इसीलिए अपना पहला पॉइंट है मिसयूज्ड ईजिली। अब दूसरा पॉइंट है लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है, यानी कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें कुछ खास नहीं रहता है। जितना हम लोग को उस डायग्राम में प्रेजेंट करना रहता है उतना ही इन्फॉर्मेशन उसमें रहता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विथ ग्रेटर एक्यूरेसी। इसका मतलब ये है कि जो बड़े बड़े वैल्यूज़ को हम लोग को डायग्राम में बनाना रहता है वो थोड़ा टफ हो जाता है, तो उसको हम लोग को प्रेजेंट करना डायग्राम के फॉर्म में लिटिल बिट टफ हो जाता है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूज़फुल ओनली फॉर कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि अगर हम लोग किसी दो चीज़ के बारे में कंपेयर कर रहे हैं तो ये यूज़फुल है। और जो फोर्थ और लास्ट पॉइंट है वो है कि ओनली अ लिमिटेड सेट ऑफ डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। हम लोग डायग्राम के फॉर्म में सिर्फ एक लिमिटेड सेट ऑफ डाटा को ही प्रेजेंट कर सकते हैं। ये थे हमारे कुछ लिमिटेशंस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के। अब चलिए हम लोग करते हैं डिफरेंस बिटवीन डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। तो
तो अब हमारी ग्राफ्स और डायग्राम्स में क्या क्या डिफरेंसेस है हमें ये पता करना है। फर्स्ट पॉइंट है ग्राफ में, फॉर कंस्ट्रक्शन ए ग्राफ पेपर इज़ रिक्वायर्ड। अब ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर होना चाहिए। और डायग्राम्स में है कंस्ट्रक्ट इन प्लेन पेपर्स। अब डायग्राम्स क्या है, नॉर्मल प्लेन पेपर्स में भी हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद ग्राफ का सेकंड पॉइंट है इट डिपिक्ट्स फंक्शनल और मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स वेयरएज डायग्राम डज नॉट। इस पॉइंट में ये बता रहा है कि फंक्शनल और मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ में, जो कि डायग्राम में नहीं होता है। अब जो सेकेंड पॉइंट है डायग्राम का वो ये है कि मोर अट्रैक्टिव टू द आई देन द ग्राफ एज सच एज बेटर सूटेड बाय पब्लिसिटी एंड प्रोपोगेंडा। तो इसमें इस पॉइंट में ये बता रहे हैं कि डायग्राम जो होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्राफ्स। और जो लास्ट थर्ड पॉइंट है ग्राफ का वो ये है फॉर प्रेजेंटिंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइम सीरीज डाटा ग्राफ्स आर मोर अप्रोप्रिएट दैन डायग्राम्स। इस पॉइंट में ये बोल रहा है कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टाइम सीरीज डाटा अगर दिया हुआ है तो वो ग्राफ में बनाना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है डायग्राम के मुकाबले। तो वैसे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को और टाइम सीरीज डाटास को हमें ग्राफ में बनाना चाहिए, ऐसा बता रहा है। तो अब ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। आई जस्ट होप कि आप लोग को पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप लोग को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और डोंट फॉरगेट टू कमेंट। मुझे कमेंट्स पढ़ना और अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक में आप लोग को कोई भी डाउट होगी तो यू कैन कमेंट मी, मैं आप लोग को ज़रूर रिप्लाई दूँगी और आप लोग के डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।